बेसिकली गिरता रहता है। सॉरी, वो फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली वो वीडियो स्टॉप हो गई थी कुछ एरर करके। सो ये दूसरा पार्ट है, वहीं से शुरू हुआ है क्वेश्चन 45 से ही। ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल 46th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। सो इट इज़ अ करेक्ट, it is a homogeneous production function. Curve represent average and marginal productivity of inputs are not downward sloping. Average cost and downward productivity curve are not downward sloping. This is correct. The average and marginal product curve of input in Koppel production function are typically downward sloping. ठीक है। एक मिनट आई मीन आर नॉट, कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है। सो कॉपलर प्रोडक्शन आर नॉट, होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नॉट नहीं होती, तो ये गलत है, मतलब ये इसमें टिक होगा। ठीक है। सो और क्या है कॉप, तो ये गलत हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द कैपिटल आउटपुट कैपिटल लेबर रेशो। लेबर एंड MP of labor and capital in Koppel production function are function of capital and labor ratio. While margin depend on the ये भी गलत है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी। ठीक है। क्योंकि marginal product of labor and capital in Koppel production function depends on capital labor ratio. It also depends on total level of labor and capital. तो सिर्फ यही फंक्शन नहीं है। आइसोकॉन्स ऑफ कॉपल प्रोडक्शन फंक्शन आर पॉजिटिवली स्लोप्ड। आइसोकॉन्स ऑफ कॉपल प्रोडक्शन आर नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट टू मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट यू नीड टू इंक्रीज मोर इनपुट वाइल डिक्रीजिंग अदर। सो दो ही सही हैं, बी मतलब दो ही गलत है, बी एंड सी। सो सी है इसका आंसर। ठीक है। टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, A and B have the same price, least cost combination. Question number 47 क्या है? Two factor of production, A and B have the same price. Least cost combination of A and B of producing given level of output will achieve at a point where isochrones have equal to, ये कैसे दी थी ऑप्शन, एक मिनट। सो ये ऑप्शन है कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ए एंड बी, उसका सेम प्राइस है। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट विल बी अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर आइसोकॉन्स हैज अ स्लोप इक्वल टू, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज -1। ठीक है। सो वो कह रहा है कि ए और बी दो टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ए और बी हैव सेम प्राइस, उनका प्राइस सेम है, और द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा ए और बी का टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट टू बी अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर आइसोकॉइंट्स एंड आइसोस्लोप हैव इक्वल, जहाँ पे आइसोकॉइंट और आइसोकॉइंट हैज़ अ स्लोप इक्वल टू। तो आइसोकॉइंट की स्लोप क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी, है ना। सो और हमें पता है कि जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोकॉन्स होता है वो स्लोप ऑफ
आइसो पॉइंट जो होता है वो इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन के। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर इसको जानना है तो -1 क्यों आया। तो अगर आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट लाइन एक है, ठीक है, और प्राइस ऑफ ए और बी इक्वल है, तो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट जो हुई वो भी तो इक्वल हुई। मतलब जैसे कि आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट स्लोप दोनों की बराबर है, ठीक है, और आइसो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है, ये होती है आइसो कॉस्ट, ये होती है इक्वल टू माइनस प्राइस ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे तो गिवन प्राइस ऑफ ए प्राइस ऑफ बी, स्लोप ऑफ आइसो क्वांट क्या हुई, वो भी तो यही होगी ना। जब आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट बराबर है और आइसो कॉस्ट की ये स्लोप है, तो यही वाली स्लोप आइसो कॉस्ट की भी हो गई ना, आइसो क्वांट की भी हो गई ना। सो इट इज़ -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये -1 आ गया। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री फॉर अचीविंग ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। क्या क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री फॉर अचीविंग ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। पहला है द रिसोर्स इज प्रोड्यूस्ड एट अ मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, द कॉस्ट पेज द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच just covers the marginal cost of production, plants are used as full capacity in long run, firms earn supernormal profit, perfect competition forms and price mechanism operates. So इसका है in long run an industry for achieving optimal resource allocation which the following condition, तो the output is produced at the minimum feasible cost, ये तो सही है भाई, लॉन्ग रन में मिनिमम फिजिकल कॉस्ट पे, कंज्यूमर पेज मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर्स द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्या है, प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी इन लॉन्ग रन, बिल्कुल सही। फॉर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल, काला लॉन्ग रन में फॉर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स। ओ हाँ, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करेक्टराइज्ड बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर the price mechanism effectively balances supply and demand leading to optimal resource allocation. तो A B C E D ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, डैश arises when firm can produce any combination of output or any combination of two output more cheaply than it could two independent firm that each produced a single output. So the correct answer is economies of scale या फिर economies of scope. Economies of scope arise when a firm can produce multiple products more efficiently and at a lower cost than two separate firms each producing one product. This concept refers to cost saving, ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट डी, तो इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट में क्या होता है कि एक फर्म है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है मोर एफिशिएंटली और लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, बजाय कि दो फर्म्स वही चीज़ अलग अलग चीज़ बनाएं, ठीक है। सो इसको कॉस्ट ऑफ रेफर्स टू कॉस्ट सेविंग अचीव थ्रू प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टुगेदर रेदर देन सेपरेटली, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन था। 50th क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए भाई। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, constant elasticity of substitution production function when the substitution parameter lies between 0। तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ताकि आपका भी वो बी है इसका आंसर, ठीक है। सो द कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूशन, ये कंसेप्ट अब बहुत इम्पॉर्टेंट है,
जो बार बार इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें इसका कंसेप्ट करना पड़ेगा। मैं इसका लेक्चर भी करवाऊँगा आपको। अभी मुझे भी ढंग से क्लियर नहीं है कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, सो अगला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Given below the two statements, supply side policies are long-term measures to increase the productive capacity of the economy, leading to outward shift in the production possibility curve. Privatization is act as a selling state-owned asset in order to increase competitive productivity and efficiency. तो लेट्स एवेल्यूएट पढ़ते हैं इन दोनों को। Supply sides are long-term measures to increase the productivity capacity of the economy, leading to an outward shift in the production possibility curve. ये ट्रू है, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसीज़ एम करती हैं, इन्हांस करते हैं इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी थ्रू मेजर्स लाइक इम्प्रूविंग लेबर मार्केट एफिशिएंसी या रिड्यूसिंग रेगुलेशंस या इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. So these policies can lead to outward shift in the production possibility curve by increasing the economy's potential output. And privatization is act as a selling state-owned asset in order to increase competitive productivity and efficiency. This is also true कि privatization is act as a selling state-owned assets in order to increase the competitive productivity and efficiency. ठीक है, अगर प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ओनरशिप की, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देना गवर्नमेंट से प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू, ताकि प्रोडक्टिविटी और उसका कंपटीशन बढ़े. ठीक है, तो बोथ ए एंड ट्रू आर ट्रू, आई मीन ये ट्रू. फाइंड द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर. फिर से वही कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा. तो इसका कोई आंसर जो मैं बता देता हूँ वो है ये सी. ठीक है, हम सब करेंगे ना, दोबारा करेंगे एक बार, बोला मार लो इनको. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर रिज लाइन्स. रिज लाइन्स पता है ना आपको. ठीक है, सो क्या है ये, क्या चीज़ें इसमें जो ट्रू हैं रिज लाइन्स में. ठीक है, दे सेपरेट द रेलेवेंट फ्रॉम इरेलेवेंट पोर्शन ऑफ द आइसोक्वांट. ठीक है, सो क्या वो सेपरेट करती हैं. Along the ridgelines, the slope of isoquants is either zero or infinite. या तो ज़ीरो या इन्फाइनाइट. द रेलेवेंट सेगमेंट ऑफ isoquant enclosed pertains to the stage 2 of production of labor and capital. ठीक है, producer will never want to operate outside the region enclosed within the ridgeline. बिल्कुल. The marginal product of input labor and capital is positive but declines for the portion of the isoquant within the ridgelines. कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें. रिज लाइन पता क्या होती है, ऐसी होती है वो रिज लाइन. प्रोडक्ट ठीक है, ठीक ऐसे ऐसे. ठीक है, ये बीच की, ये बीच की, ये बीच की, ये बीच की. ठीक है, ये आइसोक्वेंट्स है Q1 Q2 Q3 Q4. ठीक है, ये R, इसके बीच में इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है. ठीक है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, इधर स्टेज 3 होता है. ठीक है, सो तो दोबारा, दे सेपरेट द रेलेवेंट फ्रॉम द इरेलेवेंट पोर्शन ऑफ द आइसोक्वेंट्स. क्या ये सेपरेट करते हैं रेलेवेंट और इरेलेवेंट को. बिल्कुल सही. ठीक है, सेपरेटिंग द रीजन वेयर वन और बोथ इनपुट्स वुड एक्सेसिवली हाई रिलेटेड टू द इनपुट. ठीक है, पहला तो सही है. दूसरा क्या है, अलॉन्ग द रीजनाइन द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट्स ईदर ज़ीरो और इनफाइनाइट. ठीक है, ये भी सही है, या तो ज़ीरो होगा, ठीक है, या इनफाइनाइट होगा. ठीक है, the relevant segment of the isoquant enclosed pertain to the stage 2 of production for labor and capital. True. Ridge lines typically corresponds to boundary between two stages, stage 1 and stage 2.
है ना। एंड स्टेज 2, ठीक है। सो मतलब मैंने बताया ना, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ठीक है। इधर को स्टेज 3 है, ठीक है। प्रोड्यूसर विल नेवर वांट टू ऑपरेट आउटसाइड द रीजन, बिल्कुल सही, सी भी सही है। ये क्या है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव बट डिक्लाइंस फॉर द पोर्शन ऑफ द आइसोक्वेंट रीज लाइन, ट्रू। विद इन द रीजन, क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं हम रिज लाइन ना, इनको पता है ना आपको। तो विद इन द रीजन, रीजन डिफाइंड बाय रिज लाइन्स, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट आर पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। सो ए बी डी, डी है ना इसका आंसर, डी। अगला क्या है, 54th क्वेश्चन। भाई ये लिखने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने ये कर लिया, पिक्चर्स लगा ली ताकि समझना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। कंसीडर द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर द टू इनपुट्स। इफ रिस्पेक्टिव इनपुट्स प्राइस आर wx and wy, we assume wx is greater than wy, then the cost of function cq is wb. So to minimize the cost, firm should use, मतलब efficient, हमें डिटरमाइन करना है कि कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करना ना कि सी क्यू कॉस्ट फंक्शन कहाँ पे होगा, तो वहाँ पे होगा जहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। जब हम एक ज़ीरो ले लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, द मिनिमम कॉस्ट इज अचीव्ड व्हेन फर्म यूजेस एक्स ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू क्यू, और वाई क्यू के बराबर यूज़ करें, तो ये होगा बी। 55 क्वेश्चन, 55वें क्वेश्चन पे आ गए भाई। सपोज द कॉस्ट फंक्शन एट प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ क्यू, ये है। न्यूमेरिकल होता तो मैं कर भी लेते यार, ये थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड से हैं, इसको बाद में करते हैं। इस वाले को 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, विल डू इट लेटर। इफ़ एवरेज रेवेन्यू फंक्शन ये है, देन मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, ठीक है। सो उसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा ना एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। एवरेज रेवेन्यू ये है ना, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, तो इट इज़ नथिंग बट टी आर ए आर इंटू क्वान्टिटी, है ना। सो अगर मैं करूँ तो 10 + 5q - q² इंटू क्वान्टिटी हो जाएगा ना, तो 10q + 5q² + q - क्यूब, क्यू क्यूब हो गया। और इसका एम आर निकालूँ तो d/TR/d/q, तो 10q + 5q² - q3, ठीक है। ये dx/dq, तो उसका क्या आएगा, 10q + 5 नहीं 10 + 10q, ठीक है, -3q², है ना, यही आएगा इसका। सो ये क्या बनाया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर मैं बनाऊँ तो -3q² + 10q + 10, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसका कोफिशिएंट q² इज़ नेगेटिव, इज़ -3, q² का कोफिशिएंट क्या है, -3। तो क्वाड्रेटिक
function with negative coefficient q square is a concave function because hyperbola because the parabola opens downward, so b is a concave function. सपोज अ कॉस्ट फंक्शन, ये मैथमेटिकल इतना ज़्यादा आ गया यार। दिसंबर 2023 का पेपर है, शायद ही मेरा पेपर रह गया था शायद। सो वैसे इसका जो आंसर है 57 का वो है, हम इसको भी करेंगे यार। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ए। कॉस्ट फंक्शन इज मोनोटोन कॉन्केव एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसकी ना एक्सप्लेनेशन मुझे ढंग से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही समझ पाएंगे हम। 58 क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर 5 स्टेटमेंट अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts both short run average cost curve and average variable cost curve at their lowest point. The marginal cost curve cuts both average cost average variable cost। पहला सही है भाई, मैंने आवड़ा ये बनाया था ना आपको, ये एम सी है, ये ए सी है, ये ए बी सी है। ठीक है, एम सी कट्स ए सी फ्रॉम बिलो बट नथिंग कैन बी सेड अबाउट ए बी सी। भाई गलत, ए बी सी को भी इसके बिलो पे ही काटती है, लेकिन ए सी से पहले काटती है ना। ठीक है, तो बी तो फॉल्स हो गया भाई। जब पहला ट्रू तो बी तो अपने आप फॉल्स हो गया ना। डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट गेट्स रिड्यूस एज क्वांटिटी इंक्रीजेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। द एवरेज कॉस्ट the distance between total cost and total variable cost is, which is total fixed cost, always remains same with never gets reduced, so it never gets reduced। क्यों, आपको पता होगा ना कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो टी सी और टी वी सी का डिफरेंस है वो क्या है, टी एफ सी है जो कि कांस्टेंट रहता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है जी। ठीक है, ठीक है। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज asymptotic to the cost axis d। The average fixed cost curve is asymptotic to output, not to cost axis। asymptotic का मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब होता है ये ए, इसका मतलब होता है कि एवरेज कॉस्ट गिरता 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 रहता है, लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, एसिम्प्टोटिक होता है। लेकिन वो कॉस्ट एक्सिस से थोड़ी होता है, कॉस्ट एक्सिस तो यहाँ वाइज एक्सिस भी होता है, वो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आउटपुट होता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एसिम्प्टोटिक टू नॉट टू कॉस्ट एक्सिस। ठीक है, बट टू आउटपुट एक्सिस। ठीक है, सो ये तो गलत हो गया। अगला है ए सी कर्व इज यू शेप, ये सही है। तो आंसर आया इसका ए एन ई ओनली, सी। ठीक है, 59 क्या है,
प्रोड्यूसर फंक्शन, द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन ये इतना है, द प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड आउटपुट आर 149, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। वो कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में ना कुछ है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी कुल लगा लो, मैं करवाऊँगा इसको बाद में। थोड़ा अजीब सा है ये। वैसे इसका आंसर 45 है, आप लोग सॉल्व करके देखना 45 आ रहा है, मेरे वाले से थोड़ा गलत आ रहा है। ठीक है, 60th क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट एंड द डिमांड फंक्शन ऑफ द फॉर्म आर गिवन रिस्पेक्टिवली एज, कॉस्ट दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है, द सेल ऑफ प्रॉफिट एट विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, किस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, निकाल लूँ, नीचे यहाँ निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 1064 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25, डिमांड फंक्शन 1573x। ठीक है, तो टी आर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, यानी प्राइस इंटू एक्स। तो निकालो 157 माइनस 3x इंटू एक्स कितना आया, 157x माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया ना। और प्रॉफिट वो होता है टी आर माइनस टी सी। टी आर की वैल्यू कितनी है, 157x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी सी कितना था, 1064 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25। तो प्रॉफिट कितना आया, 152x माइनस 1064 माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1/25। ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, आप समझते जाना इसको। ठीक है, प्रॉफिट 152x माइनस 1064 माइनस 76 एक्स स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, टेक डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ता है किसका, प्रॉफिट फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेट इट टू 0। उसके बाद उसको 0 पे सेट कर देना। ठीक है, सो कितना आया ये, 152 माइनस 152x अपॉन 25, पुट x इक्वल टू 0। तो 152 इक्वल टू 2x अपॉन 25, तो x इक्वल टू 25। ठीक है, सो कितना है, 25C ऑप्शन। अगला मैच करवाना है, ये तो आसान है। स्पेसिफिक फैक्टर, तो ये किसने दिया था, पॉल सैम्यूल्सन एंड रोनाल्ड जोन्स ने दिया था। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये दिया था रेमंड वर्नर ने। ठीक है, प्रेफरेंस सिमिलैरिटी हाइपोथेसिस ये दिया था स्टेफन लिंडर ने। ठीक है, प्राइस मैग्निफिकेशन इफेक्ट स्टोफर सैमुएल्सन थ्योरम है ये। ठीक है, सो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 सी का 1
और डी का 2, तो ये आया बी। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 विच तो फॉलोइंग आर ट्रू। तो 62 का आंसर क्या है भाई? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिग्री ऑफ यूनिटी इज 1। डिग्री ऑफ यूनिटी 1 तब होती है जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल नहीं, इट एग्जिबिट्स द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। सो अल्फा एफिशिएंसी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा। ठीक है, सो ओनली बी। ठीक है, सो डी ऑप्शन सही है, यानी ओनली बी। थ्री 63 constant elasticity of substitution y is equal to ये the elasticity of substitution between factor is 1/1 minus p, ये जो होता है d। ठीक है, ये फॉर्मूले रटने पड़ते हैं यार बेसिकली। A company has examined its cost and revenue structure and determined the total cost and total revenue. The number of units produced are related as C is equal to 100 plus 0.00115x square, R is equal to 3x, C is equal to 100. This is also for the later one. ठीक है, सो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफ़ी सारे रहते भी हैं। यू नो आई ऑल्सो डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस, खासकर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे काफ़ी पढ़ना है, और आई होप आप मेरा साथ देंगे इसमें। एंड बाकी जितना भी मैंने ये सॉल्व करवाया है क्वेश्चन, जितना भी आपको समझ में आया, काइंडली विजिट इट अगेन एंड अगेन। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं लेकिन कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पक्का लेक्चर लेके आऊँगा जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको टच करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। और जाने से पहले अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।